साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों भारतीय काव्य शास्त्र के एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में भारतीय काव्य शास्त्र से 30 चुनिंदा प्रश्न संकलित हैं। सभी प्रश्न आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिए। जहाँ भी आपको बहुत उपयोगी तथ्य लगे, आप नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए। तो चलिए जुड़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट से। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रचना एवं रचनाकार का असंगत युग्म है। इसमें देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। इस एक प्रश्न से कई प्रश्न बन रहे हैं। रचना एवं रचनाकार का असंगत युग्म है। दशरूपक धनंजय, नाटक लक्षण रत्नकोश सागर नंदी, नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र और साहित्य दर्पण भरत मुनि। तो इसमें असंगत युग्म कौन सा साथियों? इसमें असंगत युग्म है विकल्प संख्या 4, साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण जो है यह भरत मुनि की रचना नहीं है, अपितु यह किसकी रचना है? यह आचार्य विश्वनाथ की रचना है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? नाट्यशास्त्र है। ठीक है, बढ़ते आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 साथियों, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? 5, 6, 7, 8। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, 5। अर्थोपक्षेपक के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम है। अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में एक आध अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं जो आपको एकदम उलझा देते हैं। तो ये ध्यान से देखिए, अच्छा प्रश्न है। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम क्या है? भारती, आर्भटी, कैसिकी, सातुती, इन चारों में क्रम सही क्रम क्या है? इसमें साथियों सही पहला जो है, पहली नाट्य वृत्ति है वो भारती है, उसके बाद सात्वती है, फिर कैसिकी है, फिर आर्भटी है। इस तरह से आपका सही विकल्प हो जाता है विकल्प संख्या 3, भारती, सात्वती, कैसिकी, आर्भटी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी किसकी उक्ति है? यह किसकी उक्ति है? कुंतक, भामा, विश्वनाथ, मम्मट। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 1, कुंतक। यह आचार्य कुंतक की उक्ति है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 5 साथियों। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मः गुणाः। किस आचार्य की उक्ति है ये? मम्मट, वामन, आनंदवर्धन, विश्वनाथ। तो सही उत्तर इसका क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, वामन। काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मः गुणाः, यह आचार्य वामन की उक्ति है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 6 साथियों। प्रश्न संख्या 6 बड़ा अच्छा प्रश्न है। सहृदय हृदयाह्लादि सशब्दार्थ मयत्वमेव काव्य लक्षणम किस आचार्य का अभिमत है? वामन, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, मम्मट। तो सही उत्तर इसका क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, आनंदवर्धन। यह आचार्य आनंदवर्धन का अभिमत है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 7 साथियों। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तो उसे क्या कहा जाता है? सभंग श्लेष वक्रोक्ति, अभंग श्लेष वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति, प्रहेलिका। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, काकु वक्रोक्ति। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे काकु वक्रोक्ति कहते हैं। काकु वक्रोक्ति का एक उदाहरण है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कह भोगू। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8,
प्रश्न संख्या 8 बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन हैं? उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? अच्छा प्रश्न है। रूप गोस्वामी, अभिनव गुप्त, राजशेखर और मम्मट। तो इसका सही उत्तर है साथियों, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, रूप गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि के लेखक कौन है? रूप गोस्वामी है। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9, तंत्रालोक के रचनाकार हैं। तंत्रालोक नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? रूप गोस्वामी, मम्मट, राजशेखर, अभिनव गुप्त। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या आपका 4। विकल्प संख्या 4, तंत्रालोक के रचनाकार कौन है? अभिनव गुप्त हैं। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि रुद्रक वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? वक्रोक्ति को रुद्रक जो है वो शब्दालंकार मानते हैं, तो इसे अर्थालंकार किसने माना है? दंडी, क्षेमेंद्र, वामन, आनंदवर्धन। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, दंडी। विकल्प संख्या 1, दंडी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 साथियों कह रहा है, भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। मधुसूदन सरस्वती, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य, रूप गोस्वामी। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, रूप गोस्वामी। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी एवं मधुसूदन सरस्वती दोनों हैं, पर रूप गोस्वामी प्रमुख माने जाते हैं। रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ हरिभक्ति रसामृत सिंधु में मुख्य और गौड़ 2 प्रकार के भक्ति रस माने हैं। रूप गोस्वामी के अनुसार भक्ति परम रस रूपा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है साथियों, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वशिष्ठ, बृहस्पति नीति सार। तो सरल प्रश्न है मुझे लगता है, और आपको ये पता होगा। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि का बहुत ही चर्चित ग्रंथ है, और यह परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? भरत मुनि का रस सूत्र पता होगा तो ये प्रश्न आसान हो जाएगा। स्थायी भाव, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, अस्थाई भाव का भरत के रस सूत्र में उल्लेख नहीं है। भरत मुनि का रस सूत्र कौन सा है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। ठीक है, तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का तो उल्लेख है, लेकिन अस्थाई भाव का उल्लेख उनके रस सूत्र में नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 14 साथियों। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, शब्द की द्वयार्थी योजना में कौन सा अलंकार होता है? शब्द की द्वयार्थी योजना में कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 2, वक्रोक्ति। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 2, वक्रोक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है साथियों, लक्षण ग्रंथ का अर्थ है। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है नायिका भेद, काव्यांग विवेचन, रस निष्पत्ति, गुण दोष। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, काव्यांग विवेचन। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है काव्यांग विवेचन, छंद, अलंकार, नायिका भेद इत्यादि का काव्यगत विवेचन लक्षण ग्रंथ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। काव्यशास्त्रियों का सही अनुक्रम है। इसमें देखिए 4 काव्यशास्त्रियों के नाम दिए गए हैं, आनंदवर्धन, भरत मुनि, जगन्नाथ, विश्वनाथ। तो इसमें सबसे वरिष्ठ कौन से हैं? इसमें सबसे वरिष्ठ हैं साथियों भरत मुनि।
उसके बाद आपके आते हैं आनंदवर्धन, फिर विश्वनाथ और बाद में जगन्नाथ। तो इस तरह से सही विकल्प आपको हो जाता है उत्तर विकल्प संख्या 2, भरत मुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, जगन्नाथ। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 बहुत अच्छा प्रश्न है। दी गई अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों का असंगत युग्म है। सहृदय आनंदवर्धन, साधारणीकरण भट्टनायक, मधुमती भूमिका केशव प्रसाद मिश्र और अर्थ की लय विश्वनाथ। तो इसमें सही उत्तर है क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। अब अवधारणाओं के साथ जो उनके संस्थापकों का असंगत युग्म है, अर्थ की लय विश्वनाथ, यह संगत है क्योंकि अर्थ की लय अवधारणा के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ये जगदीश गुप्त माने जाते हैं। कौन? जगदीश गुप्त। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। संख्या 18 कह रहा है वक्रोक्त संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं। वक्रोक्त संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं। बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भामह, विश्वनाथ, मम्मट, रुद्रट। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2 साथियों, आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ वक्रोक्त संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं। ठीक है ना। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है साथियों, काव्य हेतु में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है परिश्रम, शब्द ज्ञान, लोक ज्ञान, प्रगाढ़ पांडित्य। तो यहाँ सही उत्तर है क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, शब्द ज्ञान। विकल्प संख्या 2, शब्द ज्ञान। काव्य हेतु में व्युत्पत्ति का सही अर्थ शब्द ज्ञान है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 साथियों। प्रश्न संख्या 20 है वैदग्धा भंगी भणिति किसका सूत्र है? बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए इसको। वैदग्धा भंगी भणिति किसका सूत्र है? कुंतक, भोज, राजशेखर, जगन्नाथ। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, कुंतक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है साथियों, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर। तो इसका सही उत्तर है क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, शाहजहां। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 1, शाहजहां। पंडित राज जगन्नाथ शाहजहां के समकालीन थे, इन्हीं के दरबार में रहते थे। इन्हें पंडित राज की उपाधि शाहजहां ने ही दी थी। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने अपने आश्रयदाता शाहजहां की प्रशंसा की है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? शाहजहां की। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 साथियों। श्रृंगार तिलक के रचनाकार हैं। श्रृंगार तिलक के रचनाकार हैं भामह, राजशेखर, दंडी, रुद्रभट्ट। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, रुद्रभट्ट। श्रृंगार तिलक के रचनाकार हैं रुद्रभट्ट। यह श्रृंगार तिलक का रचना समय साथियों 10वीं शताब्दी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है काव्यालंकार संग्रह के रचयिता हैं। काव्यालंकार संग्रह के रचयिता हैं उद्भट, भामह, दंडी, वामन। उद्भट, भामह, दंडी, वामन। तो सही उत्तर कौन सा है इसका साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, उद्भट। काव्यालंकार संग्रह के रचयिता कौन है? उद्भट हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 साथियों। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है काव्यदोष की परिभाषा इनमें से किसने सबसे पहले दी थी? काव्यदोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी थी? दंडी, भामह, वामन, आनंदवर्धन। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 3, वामन। वामन ने काव्यदोष की सर्वप्रथम परिभाषा दी है और कहा गुण विपर्यात्मानो दोषः, अर्थात गुण की आत्मा के विपरीत अवयव ही दोष है। इन्होंने दोषों की संख्या 20 मानी है, 10 शब्द दोष और 10 अर्थ दोष। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 बहुत अच्छा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है?
कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिए। रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। तो इसमें जो कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है वो है साथियों विकल्प संख्या 4। तो सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। यह कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है, बाकी तीनों जो है आचार्य विश्वनाथ के कथन हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 26। देखिए अच्छा प्रश्न, ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, 9वीं शताब्दी। ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। ठीक है, ध्वन्यालेख रचनाकार कौन है? आनंदवर्धन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद, अभिव्यंजनावाद। तो साथियों इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, अनुमानवाद। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अनुमानवाद है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। बहुत अच्छा प्रश्न है। चंपू के दो भेद हैं, कौन कौन से? विरुद्ध और कपालक, विरुद्ध और कुलक, विरुद्ध और व्रज्या, विरुद्ध और करम्भक। तो ये पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, मुझे अच्छी तरह से याद है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4, चंपू के दो भेद हैं, विरुद्ध और करम्भक। गद्य एवं पद्य मिश्रित काव्य रचना को चंपू कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? भामह, कुंतक, विश्वनाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साथियों अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रस मीमांसा के वर्णन में अलंकार को विशेष रूप से स्वीकार करते हुए काव्य में रसानुकूल अलंकारों को ग्राह्य माना। आचार्य शुक्ल के अनुसार आलंबन विभाव के अंतर्गत आने वाले वस्तु का वास्तविक स्वरूप ही अलंकार्य है और उसमें आरोपित की गई वस्तुएं अलंकार कहलाती हैं। तो इस तरह से उन्होंने अलंकार और अलंकार्य में अभेद स्थिति को स्वीकार किया है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे आज का अंतिम प्रश्न साथियों। आज का अंतिम प्रश्न है काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? वामन, महिम भट्ट, मम्मट, आनंदवर्धन। तो सही उत्तर इसका साथियों है विकल्प संख्या 1, वामन का। आचार्य वामन ने काव्य के अर्थवैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किया था। ठीक है, तो साथियों आज के वीडियो में, आज के प्रैक्टिस सेट में आपने भारतीय काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखा। आप अवगत हैं कि इस समय चैनल पर भारतीय काव्य शास्त्र के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है। यह सीरीज अभी चलेगी। अगले प्रैक्टिस सेट में भी भारतीय काव्य शास्त्र के बहुत ही चुनिंदा 30 प्रश्नों के साथ फिर हम मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में भारतीय काव्य शास्त्र के एक और बेहतरीन प्रैक्टिस के सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।